Recording in progress. Okay, hi everyone. Good evening. I hope I'm audible. So what we'll try to cover today is basically a concept of Gauss law and how exactly, irrespective of shape of that imaginary surface or imaginary closed surface you can think of, the electric flux through that imaginary surface depends only on what is the charge that is enclosed inside it. Okay? That is what the Gauss theorem is. But we won't go in that way. We'll first try to derive a simple expression for flux because of a point charge. ठीक है. So point charge का हम लोग एक flux जो है हम लोग एक बार वो derive करेंगे और वहां से जो डेरिवेशन आएगा उसको देख के आपको एक फीलिंग आएगा कि इसमें कुछ बहुत सिंपल सा रिलेशन है कि कितना फ्लक्स हमें मिल सकता है किसी क्लोज सरफेस से. फॉर एग्जांपल कैन बी स्फीयर, इट कैन बी cube, it can be cuboid, and it can be any irregular shape. है कुछ भी shape चलेगा as long as it's a cube, it's a closed surface. ठीक है. एंड वहां से फिर क्या हम लोग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गॉस लॉ क्या है और उसका मीनिंग क्या है. ठीक है. बट इफ यू डेराइव इट फर्स्ट विदाउट नोइंग कि ये एक्चुअली गॉस लॉ हम लोग यूज कर रहे हैं, देन इट बिकम्स काइंड ऑफ ऑब्वियस फॉर अस बिकॉज वो एक रिजल्ट है जो हम लोग ने ड्राइव करके निकाला, राइट. एंड देन उसको अगर हम लोग यूज करें तो विल बी मोर कॉन्फिडेंट, है ना, ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा हमें. सो लेट्स डू दैट. ये तो प्रीवियस पेज था ना, प्रीवियस क्लास का पेज है. सो लेट मी ऐड न्यू लेयर. So what we're trying to achieve is to find electric flux, है ना. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, पॉइंट चार्ज का हमें पहले से ही पता है. So just to understand Gauss law, let's use it. So we'll find electric flux, or maybe I'll write just net flux through a closed surface. But closed surface में क्या हम लोग जानबूझ के स्फीयर लेंगे. So we'll imagine a sphere. ठीक है. Net flux through a closed surface due to a point charge. बहुत सिंपल सा डेरिवेशन होगा. कुछ भी हम लोग इंटीग्रेट एक्चुअली करेंगे नहीं, बस लिखेंगे. मैंने बोला ही फिजिक्स में काफी बार होता है कि आप काफी कुछ इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं बट इवेंचुअली आप कुछ करते नहीं. उसमें एंड में आपके पास जो इंटीग्रेशन होता है उसका लेवल बहुत ही सिंपल होता है. तो मैंने क्या किया यहाँ पर, एक पॉइंट चार्ज कुछ होगा वैल्यू उसका चार्ज का, भी डोंट नो, लेट्स से क्यू बोल देते. ठीक है. तो एक पॉइंट चार्ज मैंने लिया, जैसे पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने एक छोटा सा क्यू, एंड इसके अराउंड आपने एक 3 डायमेंशन में स्फीयर इमेजिन करना है. ठीक है. सो आपने एक स्फीयर बनाया और मे बी आई विल यूज दिस फंक्शन. ठीक है. तो आपने स्फीयर बना लिया एक, और हमारा एम क्या है, वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, जैसे हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट करते थे वैसे ही कैलकुलेट करना है, कोई शॉर्टकट नहीं मारना इसमें. ठीक है. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है एक पॉइंट चार्ज का, वो कैसा होता है आप ड्रॉ कर लो. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन राइट साइड में जो है चार्ज का, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के जाएगा. टॉप मोस्ट पार्ट की बात करें, ऊपर की पार्ट की बात करें, तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल कर जाएगा. लेफ्ट में आपका इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के जाएगा ना. नीचे की डायरेक्शन में आपका इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के जाएगा. नीचे और गलत बन गया, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के जाएगा ना. और किसी भी 3 डायमेंशन में आपको पता है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होता है, तो वैसे आपको बना देना. ठीक है. जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप इधर बना दो, कहीं भी बना सकते हैं. ठीक है. अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना. अगर हम लोग इस इमेजिनरी स्फीयर के सरफेस पे एक छोटा सा कहीं पर भी सरफेस कंसिडर करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, लेट्स से मैं ऊपर में एक छोटा सा सरफेस मैंने कंसिडर किया. सरफेस फ्लैट होगा क्योंकि बहुत छोटा सा पीस है. देखो
उसका शेप कुछ और हो सकता है, मतलब हो सकता है वो रेक्टेंगल, स्क्वायर हो, या फिर हो सकता है कुछ इरेगुलर शेप का हो, बट जो उसका सरफेस का जो कर्वेचर है वो फ्लैट होगा, है ना। मैंने अर्थ का एग्जांपल दिया था आपको, है ना। तो अगर इस छोटे से सरफेस का अगर मैं इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लिखूं, तो आप नोटिस करोगे कि एरिया वेक्टर और उस जगह पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन है दोनों सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंट, बट लाइन का टेंजेंट लाइन ही होता है, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज आपने नोटिस की। आप क्या करो, राइट साइड की तरफ आओ। राइट साइड में अगर आप एक छोटा सा मान लो कैसा भी आपने एक शेप कट किया, तो वो शेप का जो सरफेस होगा वो क्या होगा, फ्लैट होगा। एंड उसका अगर एरिया वेक्टर मुझे बनाना है तो इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ मैं एरिया वेक्टर लूंगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, हम लोगों ने पहले ही पढ़ के रखा हुआ है। एंड आपने यहाँ पे भी नोटिस किया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रीजन में, छोटा सा जो पीस कट किया है उसके आसपास वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगेन उसका डायरेक्शन सेम है। आई मीन जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है आपका, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स जंप टू सम अदर पॉइंट। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लेंगे, इसका भी आपको एरिया वेक्टर देखेंगे क्या, इसका जो एरिया वेक्टर दैट इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, वहां पर जो आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, कहीं भी मतलब आप लेफ्ट में भी ले सकते हो। लेफ्ट में मान लो आपने एक रैंडम यहाँ पर एक छोटा सा पीस ले लिया, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आप इस तरह से इसका एरिया वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। 3D में इमेजिन करो ना, तो ये आप एरिया वेक्टर बनाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, इसी तरह से इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल के इधर डायरेक्शन में जा रहा होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, पहली चीज क्या नोटिस किया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब जब हम लोग फ्लक्स निकालने की कोशिश करने के लिए जब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे होंगे, व्हेन वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट फ्लक्स, विल राइट ई डॉट डी ए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमें ऐसा बिगिनिंग में लगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि आप चार्ज से सर्टेन डिस्टेंस पे आप देख रहे हैं, एंड पॉइंट चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस पे आप जाओगे, वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। बेसिकली कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। दूसरी चीज हम लोगों ने नोटिस की कि जो सरफेस में इमेजिन कर रहा हूं वो भी हमारा क्या है, एक स्फेरिकल डिजाइन, स्फेयर है। तो स्फेयर का जो हर एक छोटा छोटा सा पार्ट है उसका भी डायरेक्शन अलग अलग आएगा, एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन अलग अलग आएगा। तो इनिशियली हमें क्या लगा कि सर इसको इंटीग्रेट करने में बहुत इशू हो सकता है, मे बी हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। बट आपने क्या नोटिस किया कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा ही सेम डायरेक्शन में, दैट इज वन इंटरेस्टिंग पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज, अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैं इसको E1, इसको E2, इसको मैं E3, E4 लिखता हूं, तो you will notice that electric field at surface at position 1 magnitude wise will be equal to E2 and this will be equal to E3। यानी एक इमेजिनरी स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नीट्यूड की बात करो, वो सेम रहेगा, सब इक्वल है। तो ये इक्वल क्यों है, क्योंकि आपका स्फीयर का कोई भी पॉइंट, मान लो रेडियस में स्फीयर का आर बोल देता हूं, तो कोई भी पॉइंट आप स्फीयर के ऊपर सरफेस पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसका सेंटर से डिस्टेंस जो आर ही रहेगा, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। वो इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग शायद इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल ई डॉट डी ए को सबसे पहले आपने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड डी ए, और कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या एंगल है, बट वहां पर एंगल क्या आपका 0 डिग्री हर केस में। हर मतलब इस स्फीयर पे हमें क्या पूरे सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, स्फीयर के सरफेस को मैं इसी तरह का छोटा छोटा बिलियंस ऑफ पीसेस जो सरफेस पे ना बिलियंस ऑफ पीसेस में बनाऊंगा, और हर एक के थ्रू मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा। दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग इंटीग्रेशन सिंबल हियर। बट हर एक पीस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, सो एंगल कितना आ जाएगा, cos 0 डिग्री। एंड यही बात नहीं है, हर एक पीस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसका मतलब अगले स्टेप में आप एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बाहर भी कर सकते हैं। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर दिया, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है हर एक छोटे छोटे पीस के लिए, चाहे वो पीस नंबर 1 हो, पीस नंबर 2 हो, पीस नंबर 3 हो, पीस नंबर 4 हो, कहीं पर भी आपने सरफेस पे एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर किया, सबके केस में क्या आएगा, आपको इक्वल मैग्नीट्यूड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर दिया।
तो बचा फिर क्या आपके पास, सिर्फ इंटीग्रेशन डी। अब इंटीग्रेशन डी का मीनिंग समझो आप। इंटीग्रेशन डी का मीनिंग क्या हुआ, हर छोटा छोटा पीस स्फीयर के सरफेस पे मैं ऐड कर रहा हूं, जैसे वन का एरिया, 2 का एरिया, 3 का एरिया, 4 का एरिया, सारा का सारा मैं ऐड कर रहा हूं। तो अगर मैं सारा का सारा सरफेस एरिया में ऐड करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मिलेगा विच इज नथिंग बट 4πr²। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना इसको, E इंटू 4πr², ये हमारा फ्लक्स का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक पॉइंट चार्ज का सर्टेन डिस्टेंस r पे, वो कैसे लिखते हो आप, k q/r², ऐसे लिखते हैं। आप लिख दो यहां पर। ठीक है, कितना आ गया, कट पिट के देखो, k की जगह आप ये वैल्यू भी लिख सकते हो, यू कैन राइट 1/4πε0। ठीक है, सो q बच जाएगा न्यूमैरेटर में आपके पास, 4π बच गया है ना, और r² तो कैंसिल हो जाएगा। तो इवेंचुअली यहां से कट पिट के कितना आ रहा है, q/ε0 आ रहा है। इसका मतलब फ्लक्स, ध्यान से सुनो, चलो, फ्लक्स थ्रू स्फीयर या स्फेरिकल सरफेस हमें मिल रहा है चार्ज बाय ε0। अगर आप इसमें नोटिस करोगे ε0 तो कांस्टेंट होता है, मतलब ये तो फिक्स है, इसमें तो कुछ होने ही नहीं वाला है, ε0 कांस्टेंट है आपका। इट मींस फ्लक्स का जो वैल्यू है, हालांकि काफी कॉम्प्लिकेट तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, ठीक है, बट आपका जो फ्लक्स का वैल्यू इट सेम कांस्टेंट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। आपका फ्लक्स जो है सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है कि उस गोले के अंदर, उस स्फीयर के अंदर चार्ज कितना आपने रखा है। और ये हम लोगों ने ये गॉस लॉ नहीं है, गॉस लॉ हम लोगों ने पढ़ा नहीं, वी डोंट नो व्हाट इज गॉस लॉ, हमें गॉस लॉ से कोई मतलब नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोगों ने इंटीग्रेट करके निकाला फॉर अ सिंपल डिजाइन, फॉर अ सिंपल सिस्टम, एंड इट कम्स आउट टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। ये रिजल्ट से हमें ये पता चल रहा है कि अंदर कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, एंड उसके अलावा कोई टर्म ही नहीं जिसपे वो डिपेंड कर रहा है। मतलब ε0 तो कांस्टेंट है, तो कुछ बचा ही नहीं जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। इसको नोट करो सब लोग फटाफट, सो दैट हम लोग इस पे और डिस्कस कर पाए। सर ये सॉलिड स्फीयर है कि हॉलो स्फीयर? नहीं, ये इमेजिनरी स्फीयर है, सॉलिड होलो हुआ मतलब इमेजिनरी स्फीयर, इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस आप देखें, दैट्स इट। मतलब सर ये रेडियस पे भी डिपेंड नहीं करता अब देखो, स्फीयर? मैंने कुछ किया नहीं, राइट। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि क्या आता है फ्लक्स, है ना। मुझे थोड़ी पता है कुछ आने वाला था, मैंने तो सिंपली फ्लक्स कैलकुलेट किया। वो फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद उसमें रेडियस कुछ है नहीं, रेडियस वेडियस कुछ भी नहीं दिख रहा है वहां पर। आपको सिर्फ एक ही टर्म दिख रहा है, वेरिएबल, दैट इज क्यू। सिर्फ चार्ज पर डिपेंड कर रहे हैं, रेडियस पर डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। एंड दिस इज नॉट समथिंग लाइक मैंने अपने मन से कुछ लिखा है ना, बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था, बहुत ही सिंपल, और काफी सिमेट्री थी डिजाइन में, बहुत इजीली हम लोगों ने कैलकुलेट किया। इनफैक्ट इंटीग्रेशन के नाम पे कुछ किया भी नहीं हम लोगों ने, एंड इट कम्स आउट टू बी अ वेरी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग रिजल्ट, है ना।
बच्चों नोट कर लिया, चैट पे रिप्लाई कर दो फटाफट, सो दैट हम लोग इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा पाए। ठीक है, चलो ये लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, सो मैं अज्यूमिंग सब लोगों ने नोट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हेडर डाल देते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है? आपने एक पॉइंट चार्ज लिया, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जैसे लिया आपने Q, ठीक है। आपने एक स्फेरिकल सरफेस इसके अराउंड बनाया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। एंड लेट्स से मैं इसको सरफेस S1 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 जो है वो आपका आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जो भी अंदर चार्ज रहेगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसमें कोई दिमाग आपको लगा नहीं, जैसे ही आप दिमाग लगाए वहीं पर फेल हो जाएगा सारा इश्यू, है। बहुत सिंपल डिजाइन है, ठीक है। अब आप ऐसे सोचो कि अगर मैं इस स्फीयर को कवर करता हुआ एक क्यूब बना दो, ध्यान सुना क्या बोल रहा हूं। हम लोग क्या करें, इस स्फीयर को कवर करता हुआ एक बड़ा सा क्यूब बना रहे हैं, यानी बेसिकली इस क्यूब के अंदर ये स्फीयर, क्यूब बना दिया मैंने, ठीक है। एंड जैसे उसको सरफेस S2 बोल रहे हैं। तो आपने ये नोटिस किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप चार्ज से बाहर निकालेंगे, स्फीयर से बाहर जाएगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यूब से भी बाहर जाएगा, है ना। सिंपल ऑब्जर्वेशन। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्फीयर से बाहर निकला, तो आखिर वो बाहर जा रहा है तो और बाहर जाएगा और वो क्यूब से बाहर निकलेगा। सो कैन वी से, और कैन वी लाइक कंक्लूड कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बनाएंगे, इट कैन बी 1000, इट कैन बी 2000, वही 2000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा और वो क्यूब से भी पास होगा और बाहर जाएगा। इनफैक्ट नंबर सेम है दोनों, है ना। 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेट्स से आपने चार्ज क्यूब से निकाला, स्फीयर से पास हुआ 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वही थोड़ा स्प्रेड होते हुए आपके क्यूब से पास हो रहा है, अगेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो कैन वी से कि फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 will be equal to full flux through surface 1। स्फीयर के थ्रू जितना फ्लक्स मिला आपको, उतना ही आपको क्यूब के थ्रू फ्लक्स मिलना चाहिए ना। इट्स वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन। कुछ मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन हम लोग नहीं करेंगे, बिकॉज मैथमेटिकल करने के लिए क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन काफी ट्रिकी हो जाएगा, बट कॉमन सेंस वाइज तो हम लोग बोल सकते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं नीचे ले लेता हूं, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक और स्फीयर इमेजिन करो जिसके अंदर ये क्यूब है, पूरा डिजाइन इसके अंदर, ठीक है। आपने एक और स्फीयर ले लिया इस तरह से, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरे स्फीयर से भी पास होगा, राइट। S3 से भी पास होगा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अगर S3 से भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा तो वैल्यू क्या हो गया आपका फ्लक्स का, सेम है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए ना बहुत सिंपल अप्रोच यूज करता हूं। चार्ज जो है ना Q, उसकी जगह आप इमेजिन करो एक लाइट बल्ब, लाइट बल्ब आप इमेजिन, और लाइट बल्ब से जो लाइट रेज निकल रही है आप वो इमेजिन करो। और ये जो स्फेरिकल सरफेस S1 है, उसकी जगह इमेजिन करो एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन का स्फीयर, या फिर एक स्फेरिकल बलून, स्फेरिकल शेप का बलून जो ट्रांसपेरेंट है ना। इट्स लाइक प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से आपने बनाया। तो ट्रांसपेरेंट एक बल्ब जलाया आपने, और उसके चारों तरफ आपने एक स्फीयर बना दिया, स्फीयर के अंदर आपने बल्ब रख दिया, और स्फीयर ट्रांसपेरेंट है। तो जितना भी
लाइट रेज होगा सबका सब आपका उस स्फीयर से बाहर निकलेगा, कॉमन सेंस है ना। अब उसके बाद अगर आपने एक बड़ा सा अगेन ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन या प्लास्टिक का आपने क्यूब बनाया है और ये पूरा डिजाइन उसके अंदर रखा है, तो इवेंचुअली जितनी लाइट रेज बल्ब से निकल रही है एट एनी मोमेंट, वो सारी की सारी लाइट रेज क्या हो गया, आपकी स्फीयर से पास हो गए, सारी की सारी लाइट रेज आपकी क्यूब से पास होगा एंड सारा का सारा फिर सबसे बड़े वाले स्फीयर से पास होगा, राइट। सो point I'm trying to say is, at least as of now, irrespective of shape of the design, उसके अंदर चार्ज क्या है, फ्लक्स का जो वैल्यू है सिर्फ उस पर डिपेंड कर रहा है एंड ऑन ऑल थ्री केसेस फ्लक्स का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। अब क्या करो, आप स्फीयर मत लो, क्यूब मत लो, आप एक और रैंडम सरफेस बना लो जिसका शेप जो है ना स्फीयर है ना क्यूब टाइप का है, बस कुछ भी 3D शेप होगा बट उसके अंदर ये पूरा डिजाइन आना चाहिए। सो लेट्स से कुछ भी ऐसा रैंडम शेप का है, क्लोज डिजाइन है, चारों तरफ से क्लोज डिजाइन है, बात समझ में आ रही। अगर मैं उसको S4 बोलता हूं तो भी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो उससे भी पास हो गई, उससे भी बाहर निकलेगा। सो S3 के थ्रू, सॉरी S4 के थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो भी वैल्यू सेम आएगा और सबका वैल्यू आप एक ही लिखोगे एंड दैट विल बी Q/ε0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इसको नोट करो फर्स्ट। तो यहां से मैं ये फीलिंग आ रहा है कि मतलब सरफेस कैसा भी हो, आप कितना भी भारी इंटीग्रेशन करो, आंसर सेम आता है, आंसर सेम आना चाहिए, Q/ε0 फ्लक्स आना चाहिए। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा, आप कंप्यूटर को दे दो इंटीग्रेट करने के लिए ना, तो उसको एक पॉइंट चार्ज दे दो, कंप्यूटर को एक रैंडम मे बी क्यूब डिजाइन दे दो, कंप्यूटर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिक्स यूज करके निकालेगा और क्यूब के सरफेस के अकॉर्डिंग एरिया वेक्टर यूज करेगा, इंटीग्रेट करेगा, फाइंड करेगा आपके लिए एंड इवेंचुअली आपको रिजल्ट बताएगा एंड दैट विल बी सेम। तो सर सबका एरिया वेक्टर तो डिफरेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कहाँ बोल रहा हूँ, एरिया वेक्टर तो स्फीयर के केस में भी डिफरेंट था। स्फीयर के केस में हर एक छोटे छोटे स्फीयर के टुकड़े पे का जो डायरेक्शन वो तो डिफरेंट है ना। मैंने बिगिनिंग में जहाँ पे ड्राइव किया वहां पे देख लो, हर एक स्फीयर के हर एक, हाँ मैं क्यूब का तो इनफैक्ट सिंपल है स्फीयर के कंपैरिजन में। स्फीयर के हर एक छोटे पोर्शन का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहीं जा रहा है, अलग अलग जगह पर है। क्यूब में आपके पास 6 ही फेस है और 6 फेस का हर एक फेस का एरिया वेक्टर तो फिक्स आएगा। तो इनफैक्ट क्यूब के केस में आपका एरिया वेक्टर इजी है ड्रॉ करना, ओनली 6 एरिया वेक्टर्स आपको ड्रॉ करना है, सिंपल। स्फीयर के केस में क्या, हर एक छोटा छोटा जो पार्ट है स्फीयर का उसका एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में। हाँ तो सर एरिया वेक्टर भी डिफरेंट है तो उनके बीच में एंगल भी डिफरेंट होगा, तो फ्लक्स भी डिफरेंट आएगा। यही तो नहीं आएगा ना, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने कितना सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको दिया। मैंने आपको एक छोटा स्फीयर बना के दिखाया, मैंने आपको एक बड़ा स्फीयर बनाकर दिखाया। बड़े स्फीयर के लिए भी आंसर Q/ε0 आता है या नहीं आता है, टेल मी यस और नो। अरे स्फीयर कुछ भी हो, मैंने हम लोग तो जनरल रेडियस R के लिए बनाया था ना स्फीयर, तो बड़े रेडियस के लिए भी आप फ्लक्स निकालोगे, आंसर आएगा Q/ε0 और ये तो मैथमेटिक्स यूज करके आप निकालोगे। छोटे स्फीयर के लिए आप निकालो फ्लक्स, उसके लिए भी आएगा Q/ε0। तो दो अलग अलग साइज के स्फीयर के लिए फ्लक्स का वैल्यू सेम आ रहा है, बीच में आपने एक क्यूब रखा है, जो भी छोटे स्फीयर से पास होगा उसको बड़े स्फीयर से पास होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्यूब के थ्रू भी फ्लक्स क्या आएगा, सेम आएगा। बड़े वाले इरेगुलर शेप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दिया। जब भी आपको इमेजिन करना हो, आपको एक बल्ब इमेजिन कर, तो वो बल्ब जब लाइट रे निकलेगा उस बल्ब से तो क्या होगा, स्फीयर से पास होगा सारा का सारा लाइट रे, क्यूब से पास होगा सारा सारा का लाइट रे, अगेन स्फीयर से पास होगा सारा सारा लाइट रे, एक दूसरे इरेगुलर 3D क्लोज्ड शेप से पास होगा, राइट। सो जितने भी नंबर ऑफ लाइट रेज निकल रहे हैं, जैसे बल्ब से 1000 लाइट रे निकला, तो 1000 लाइट रेज आपका स्फीयर से भी निकलेगा, बिकॉज निकलेगा नहीं तो फिर जाएगा कहाँ। ये मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ समझने के लिए आपके, ठीक है, एनालॉजी है। क्यूब से भी निकलना पड़ेगा और उसको बड़े स्फीयर से भी निकलना पड़ेगा। इवन इनफैक्ट वो निकल कर तो उसको तो इन्फिनिटी तक जाना है, राइट। तो बीच में रुक के वो क्या करेगा,
बात समझ में आ रही है आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको ऐसे विजुलाइज करना है. सो डू वी नाउ एग्री और नॉट? बस ये क्यूब का ही प्रॉब्लम हो रहा है. नॉट क्यूब का नहीं है, इरेगुलर शेप का भी तो प्रॉब्लम है. देखो क्यूब में, हाँ, अच्छा वही तुम ये बोल रहे क्यूब में तुम ये, उसके डायरेक्शन के लिए एक सेकंड मुझे प्रॉब्लम. समझ में नहीं आया एक्चुअली क्यूब में एक्चुअली क्या कंफ्यूजन हो रहा है, दैट आई डिडंट गेट. सो मे बी शुड रिपीट क्वेश्चन की, मतलब एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हो क्यूब के केस में? क्यूब स्फीयर के केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो सेम आ रहा है, पर क्यूब के केस में तो ऐसा नहीं होगा. यस, क्यूब के केस में ऐसा नहीं होगा. इसीलिए क्या होगा, कहीं पर आपको फ्लक्स का वैल्यू फॉर सेम गिवन एरिया कम मिलेगा, कहीं पर आपको फॉर सेम एरिया फ्लक्स का वैल्यू ज्यादा मिलेगा. इट डिपेंड्स एंटायरली कि आप किस जगह पर क्यूब के सरफेस आपने लिया है. ठीक है, क्यूब के साथ आपको ब्यूटी क्या है, आपके पास यू हैव ओनली 6 एरिया वेक्टर्स. ये हो गया क्यूब का इजी पार्ट. क्यूब का डिफिकल्ट पार्ट क्या है, क्यूब के हर एक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज एंड डायरेक्शन वाइज दोनों डिफरेंट होने की वजह से इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर मी एंड यू टू इंटीग्रेट. कंप्यूटर इसको इंटीग्रेट करेगा, लेकिन कंप्यूटर कैसे इंटीग्रेट करेगा? इसको सिमुलेशन यूज करके इंटीग्रेट करेगा. कंप्यूटर विल सिंपली यूज द अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द रिजल्ट, एंड दैट रिजल्ट विल बी एन अप्रोक्सीमेशन, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू. तो बस समझ में आ रही मैं क्या करना चाह रहा हूँ? ओके, ठीक है, सभी को लॉजिक क्लियर है? तो बहुत आई डोंट नो व्हाट टू से, दिस इज व्हाट इज गॉस लॉ. ठीक है, उसका बस बेचारे का यही कहना था कि इस चीज को फील करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना. ये जो इनिशियली हमें लग रहा था पता नहीं क्या फ्लक्स आएगा क्या नहीं आएगा ना, एंड इट कम्स आउट टू बी फिक्स वैल्यू एंड सेम फॉर इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डिजाइन. सारे केस में क्या आपका सेम आ रहा है, राइट? सो आई नो इट फील्स वियर्ड, बट दिस इज व्हाट इज गॉस लॉ, है ना. इनफैक्ट हम लोग गॉस लॉ लिखेंगे नेक्स्ट पेज में, बट यू गॉट द पिक्चर, राइट? और ये भी हम लोगों ने पढ़ के रखा था, राइट? जो सरफेस से बाहर निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा उसकी वजह से जो फ्लक्स आता है आपका वो पॉजिटिव फ्लक्स आता है. मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में, किसी क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट? सो इस सिनेरियो में क्यू का वैल्यू पॉजिटिव रखोगे, राइट? क्यू का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है. तो फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव होना है यहाँ पर, और होना भी चाहिए. हर एक सरफेस से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बाहर निकल रहा है, तो हर एक छोटे छोटे पार्ट की वजह से कॉस थीटा वेरी करेगा, अग्रीड, डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्यूब लिया है या फिर कोई रेगुलर शेप लिया है, वो सब चीजें वेरी करेगी. लेकिन ओवरऑल हर एक पॉइंट पे आपको, एटलीस्ट फॉर क्यूब वी कैन से, हर एक पॉइंट पे आपको वैल्यू जो है फ्लक्स का पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा. और हर छोटा छोटा पॉजिटिव फ्लक्स जब आप ऐड करेंगे पूरे सरफेस के लिए निकालेंगे, तो आपको जो फ्लक्स मिलेगा वो पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा. आप ऐसे भी सोच सकते हो कि एक क्यू जो है चार्ज, वो एक सोर्स है फिश का, और वहां से 1000 फिश बाहर निकलता है. कॉमन सेंस देखो, वहां से 1000 फिश अगर बाहर निकलता है, अगर आपने S1 एक स्फेरिकल नेट लगाया तो उसमें जाके फिश फंसेगा S1 में, लेकिन कितने फिश फंसेंगे? एग्जैक्ट 1000. और अगर वो फिश S1 से क्रॉस करके S2 में जाते हैं, और S2 शेप का अगर आपने एक नेट बना के रखा है, क्यूब शेप का अगर आपने नेट बना के रखा है, तो वही सेम 1000 फिश नेट में फंसेंगे. ज्यादा नहीं हो सकता बिकॉज एक्स्ट्रा कहां से आएगा, कम नहीं हो सकता बिकॉज गया क्या बाकी फिर. ठीक है, सो बहुत ही सिंपल लॉजिक है ना. लाइट बल्ब का इज द बेस्ट एग्जांपल दैट आई कैन गिव यू. उस तरह से सोचने से आपका फंडा क्लियर रहेगा. सिमिलरली अगर मान लो नेगेटिव चार्ज होता, तो क्यू का वैल्यू यहाँ नेगेटिव लिखते हैं आप. नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा होता है, rather than बाहर जाने के इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ना आ रहा होता. तो अगर मान लो स्फेयर आप लोगे, तो आपका एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ, स्फेयर से बाहर है आपका एरिया वेक्टर है, उसको पॉजिटिव कंसीडर करके हम लोग चलते हैं, वही डायरेक्शन लेते हैं एरिया वेक्टर का क्लोज सरफेस में. लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारे केस में स्फेयर में अंदर आ रहा होगा. जब आप नेगेटिव चार्ज लोगे तो वहां पे हर एक छोटे छोटे टुकड़े का जो फ्लक्स है वो छोटा छोटा नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, और जब आप टोटल ऐड करेंगे तो टोटल नेगेटिव वैल्यू मिलेगा. तो यहाँ से दिख रहा है क्यू की जगह अगर आप माइनस नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो बाय डिफॉल्ट फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैल्यू आपका नेगेटिव आएगा. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, है ना. तो बहुत सिंपल चीज है गॉस लॉ. अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखाता और एक्सप्लेन करता तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता, बट दिस वे इट्स नॉट इजियर, इट्स वेरी सिंपल. इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट सोचा आपने तो फिर वो पूरा मेथड फ्लॉप हो जाएगा. ठीक है, फिर आप जीवन भर सोचते रहोगे गॉस लॉ क्या बोलता है.
and you will never understand. ठीक है.